सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉटनी क्लास एंड आई एम योर बॉटनी एजुकेटर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जो कि आपका लास्ट चैप्टर है बॉटनी का, दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। हमने बायोटेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे और क्लियर तरीके से पढ़ा है कि बायोटेक्नोलॉजी में हमने किया क्या, राइट हमने रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया है, वहाँ पे हमने बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर, है ना। हमने इन सब चीज़ों को पढ़ा, बट अब हम पढ़ने वाले हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है, इनका यूज़ क्या है, आगे हम इन्हें कहाँ कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे कि एप्लीकेशंस क्या हैं बायोटेक्नोलॉजी की। तो अगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात करी जाए तो सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर एग्रीकल्चर में। किस में? एग्रीकल्चर। बिकॉज एग्रीकल्चर यानी कि हम बोलें कि क्रॉप प्रोडक्शन, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है तो फूड की डिमांड बढ़ रही है। अगर फूड की डिमांड बढ़ेगी तो क्रॉप पे प्रेशर पड़ेगा, है ना, क्रॉप यील्डिंग पे प्रेशर पड़ेगा। तो उसके लिए क्या किया जाएगा? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस है जिनमें बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। जैसे कि पहले आ जाते हैं प्रोसेस्ड फूड। क्या? प्रोसेस फूड। जैसे कि से अपने ब्रेड बनाई जा रही है या यीस्ट के थ्रू चीज़ वगैरह ये सब बनाई जा रही है, तो वो अपने आ जाता है प्रोसेस्ड फूड में। ठीक है, ब्रेड हो गया, इसके अलावा हमारी चीज़ हो गई, है ना, और कर्ड हो गया। तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए क्या किया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। बायोटेक्नोलॉजी का वर्ड तो क्लियर हो ही गया होगा कि लिविंग का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लिविंग का यूज़ कर रहे हैं टेक्निक के साथ, ताकि हम प्रोडक्शन क्या कर सके, बना सके, सर्विसेज बना सके। अब हम वहीं पे इसकी एप्लीकेशन फर्स्ट देखते हैं प्रोसेस फूड के अंदर कि किस तरीके से कर्ड, चीज़ एंड ब्रेड वगैरह जो होती हैं, जो पैकेज फूड होते हैं, वो आपको प्रोडक्ट करने के लिए क्या किया जा रहा है? बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर बायो रेमेडिएशन पे। बायो का मतलब तो लिविंग्स, यानी कि ऐसे लिविंग्स लिए जा रहे हैं जो आपके रेमेडिएशंस पे काम कर रहे हैं। रेमेडिएशन इन द सेंस कि क्या हो गया, देखो शिप जो होती है, शिप का ट्रांसपोर्ट करवाती है चीज़ों का, राइट। अब शिप से क्या हो जाता है, जो सी होता है वहाँ पर ऑयल जो होता है वो ऑयल आ जाता है समुद्र के अंदर, है ना, उसकी सरफेस पर ऑयल आ जाता है। तो वो अच्छा नहीं है ना वहाँ के इकोसिस्टम के लिए। तो वहाँ पर क्या होते हैं, फिर वहाँ पर जो लिविंग्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो काम करते हैं और वहाँ पे बायो रेमेडिएशन शो करते हैं, उसको साफ़ करते हैं। ठीक है, इसको क्लीन करते हैं। रेमेडिएशन मतलब क्लीन कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं। कौन कर रहा है? लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं। और इसके अलावा जैसे कि पॉल्यूशंस हो गए, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल पॉल्यूशन है, तो इसमें लिविंग्स किस तरीके से इन चीज़ों को रेमेडिएशन करते हैं, क्लीन करते हैं, तो वो हो जाता है बायो रेमेडिएशंस में। ठीक है, इस तरीके बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ है। फिर एग्रीकल्चर्स, यहाँ पर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्या बनाई जाएंगी? क्रॉप्स बनाई जाएंगी। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स मतलब क्या हो गया बेटा? हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या हैं, जैसे कि अपन ने बीटी कॉटन देखा है ना। तो इस तरीके से जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जा रही हैं। बिकॉज अगर केमिकल्स का यूज़ करते हैं, केमिकल्स भले ही आपको प्रोडक्शन हाई करके दे दे, ज़्यादा नंबर में प्रोडक्शन बना के दे दे, लेकिन वो क्या नहीं कर सकती, क्वालिटी को क्या कर देती है, फिर डिक्रीज़ कर देती है। अब हमें क्वालिटी भी तो चाहिए ना, क्वालिटी नाम की चीज़ होती ही नहीं होती, तो क्वालिटी भी चाहिए। तो इसीलिए फिर क्या करते हैं, हम उनके जीन में मॉडिफिकेशन कर देते हैं। किसके? प्लांट के, ताकि क्या कर सके, प्रोडक्शन भी अच्छा मिल सके, उसके अलावा कोई उनको इंसेक्ट, पेस्ट वगैरह जो है वो उनको ना खा पाए, वो ख़राब ना हो, कोई क्रॉप ख़राब ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्रॉप्स को मॉडिफाइड करेंगे। इसके अलावा आ जाते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोस्टिक्स यानी कि डिजीज़ का पता लगाने के लिए, टू आइडेंटिफाई द डिसीज़। अब किसी को कोई डिसीज़ हो रही है, अब इसको थोड़े थोड़े सिम्टम्स दिखाई दें, अब अपन इसको जल्दी पता करने के लिए कि भैया डिसीज़ क्या हो रही है किसी को, तो उसको पता करने के लिए बहुत सारी जो है वो डायग्नोस्टिक मशीन्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। जैसे कि पीसीआर पढ़ेंगे, एलाइजा वगैरह टेक्निक्स होती हैं, इनका देखते हैं। ठीक है, पीसीआर, एलाइजा, ठीक है, ये कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनका यूज़ करते हैं डायग्नोसिस के अंदर। अब आ जाते हैं, बात करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन बेटा अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। क्या? बायोगैस।
बायोगैस का यूज़ कैसे कर रहे हैं, फ्यूल बनाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि गोबर गैस अपन कहते हैं कि गोबर के अंदर जो होते हैं मिथेनोजन्स होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और वही मीथेन को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, फ्यूल के अंदर यूज़ किया जाता है। तो अपन इसमें यही तो देखा कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, किस तरीके से मीथेन गैस का प्रोडक्शन कर रहा है, उसको लार्ज स्केल पे बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ओके, अब आ जाता है थेरेप्यूटिक्स यानी कि मेडिसिन्स के अंदर ड्रग्स बनाने, जैसे कि वैक्सीन बनाने में, ठीक है, ड्रग्स बनाने के लिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ें बनाने के लिए अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो आ जाते हैं, सबसे पहले बात करेंगे इंट्रोडक्शन के लिए कि इंट्रोडक्शन में जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके रिसर्च में क्या स्टेप्स हैं, क्या यहाँ पर बातें करी जाती हैं। तो 3 यहाँ पे क्रिटिकल रिसर्च एरिया हैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए कि भैया अगर आपको बायोटेक्नोलॉजी करनी है, आपको जो भी काम करना है, इसमें 3 क्रिटिकल स्टेप्स तो होती हैं। पहला क्या होता है, कैटालिस्ट को मिलना, कि अपन क्या करें, बेस्ट कैटालिस्ट मिले, ठीक है, ताकि बेस्ट कैटालिस्ट यानी कि एक ऑर्गेनिज्म की बात कर लो, है ना, एंजाइम्स की बात कर लो, जो हमें क्या करेगा, प्रोडक्ट बनाकर देगा, लार्ज क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट बनाकर देगा, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाकर देगा। तो उस कैटालिस्ट को चूज करना, तो प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटालिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने उसके इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म मतलब कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, वो अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिज्म है जो हमें क्या करके देगा, प्रोडक्ट हाई बनवा कर देगा। यूजुअली हम माइक्रोब या फिर अपन प्योर एंजाइम की बात कर सकते हैं। तो पहला जो यहाँ पर क्या है एरिया जो है वो है बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड होना, बेस्ट कैटालिस्ट प्रोवाइड करना फॉर द बायोटेक्नोलॉजी। बेस्ट कैटालिस्ट आपका इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है, क्योंकि यही क्या करेंगे, एक तो रिएक्शन को फास्ट करते हैं, इसके अलावा ये हमें प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर देते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में हम एक अच्छा कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे। इसके बाद आ जाता है, सिर्फ अच्छा कैटालिस्ट का यूज़ कर लेना इनफ नहीं होता ना, अब आपको उस कैटालिस्ट को यूज़ करना है। तो उसको यूज़ करने के लिए वो किस कंडीशन में काम करता है, कौन सा टेम्परेचर, कौन सा पीएच, किस कंडीशन में वो कर रहा है, एरोबिक है कि एनारोबिक है, सब कंडीशन का ध्यान देना, ठीक है। यानी कि सभी जो भी ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं उसको क्रिएट करना, ताकि किससे क्रिएट करेंगे, इंजीनियरिंग के थ्रू क्रिएट करेंगे सभी ऑप्टिमल कंडीशंस को, और फिर क्या करेंगे, किसके लिए कैटालिस्ट क्या कर पाए, एक्ट कर पाए। सबसे पहले अपन एक अच्छा कैटालिस्ट ढूंढा जो हमें प्रोडक्शन हाई करवा के देगा, लेकिन सिर्फ यही इनफ नहीं है, उसको काम करने के लिए हमें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम कंडीशंस उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्या आ जाती है, डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब ये तो आपको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है, कि जो भी हमने बायो रिएक्टर के अंदर बनाया है उस बायो रिएक्टर से पहले प्रोडक्ट को क्या कर लेना है, सेपरेट कर लेना है, ठीक है, सेपरेट कर लेना है, फिर उसको प्योरीफाई भी करना है, और उसको फिर मार्केट के लिए रेडी भी करना है, मार्केट रेडी प्रोडक्ट भी बनवाना है। तो इस तरीके से क्या किया जाता है बेटा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करी जाती है, क्योंकि आपका जो भी बायो प्रोसेसिंग या जो बायो रिएक्टर के अंदर बना है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट, उसको आपको प्योरीफाई करना पड़े। पहले तो वो सेपरेट करो, निकालो उसको प्योरीफाई करो, ठीक है, उसको एकदम क्लीन करो, और जो है उसका फिर अपन किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो भी फाइनल अपने को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो वो किया जाएगा, एंड देन मार्केट के लिए उनको क्या कर दिया जाएगा, रेडी कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस होती है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, है ना। ये तो बहुत क्लियर है, आपने बायोटेक्नोलॉजी के अंदर पढ़ा है ये बात, ठीक है। तो क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या क्या हो गए, इससे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि नीट में एज इट इज़ लाइंस है ना आपके एनसीईआरटी के अंदर, तो क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि
तीन क्रिटिकल्स क्या है रिसर्च के लिए, एरिया है बायोटेक्नोलॉजी के लिए। पहला आ जाता है कैटालिस्ट। पहला क्या जाता है कैटालिस्ट। कैटालिस्ट क्या हो सकता है, आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है या फिर आपके एंजाइम्स हो सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर क्या करना है, हमें हाई लेवल के अंदर या हाई अमाउंट के अंदर हमें प्रोडक्ट चाहिए और अच्छी क्वालिटी का भी चाहिए और वो जल्दी भी चाहिए। एक तो ये, दूसरा क्या सिर्फ इनको यूज़ करने से ऐसे ही काम कर लेंगे, नहीं, इन्हें काम करवाने के लिए इन बायो कैटलिस्ट या जो कैटलिस्ट हैं इनको काम करवाने के लिए इन्हें ऑप्टिमम कंडीशन देना भी ज़रूरी है। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया, ये दूसरी क्रिटिकल रिसर्च एरिया हो गया कि भैया कंडीशंस भी देनी होती है। फिर तीसरा आ जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, कि जो भी प्रोडक्ट बनाया है अब उसको सेलिंग के लिए, उसको प्योरीफाई करके सेलिंग के लिए भी तो रेडी करना है, उसको मार्केट लेवल पे भी भेजना है, ठीक है, तो उसको प्योरीफाई करना है अपने को। तो ये हो जाती हैं तीन एरियाज जो कि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होती हैं। अब नेक्स्ट हो जाता है यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। अब अपन एग्रीकल्चर के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखो एग्रीकल्चर में हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, पहले ना हर चीज़ को सोचो, क्योंकि अभी क्या हो रही है बेटा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हम सबको क्या चाहिए, बेसिक नीड हमारा फूड ही है ना, फूड तो सबको चाहिए। तो फूड की वजह से क्रॉप्स पे क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। फील्ड जो किसान वगैरह हैं इनको क्या आ रहा है, प्रेशर आ रहा है कि क्या करना है, इसको एग्रीकल्चर क्रॉप का प्रोडक्शन हाई करना है, बढ़ाना है। लेकिन उसको बढ़ाने के लिए ये क्या कर लेते हैं, केमिकल्स यूज़ कर लेते हैं। केमिकल सस्ता नहीं आता, महंगा आता, बट केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं। तो एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, based on chemical fertilizer and chemical pesticide by which food production increase but its quality decrease। वही बात है, क्या फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हो, पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हो, ये केमिकल्स हैं। ये केमिकल्स आपको प्रोडक्शन तो अच्छा करवा के देंगे क्रॉप का, लेकिन ये उसकी क्वालिटी को कम कर देंगे, तो हम फिर इसको यूज़ नहीं करेंगे। बट ये भी एक तरीका है कि फूड को इंक्रीज़ कर दिया जाए थ्रू द केमिकल्स, ठीक है। केमिकल्स में क्या याद रखना है आपके, फर्टिलाइज़र, ये केमिकल फर्टिलाइज़र है, एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है। एक तरीका ये है कि क्रॉप्स को बढ़ाया जा सके। दूसरा तरीका है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। आपने बहुत सुना होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, है ना, जहाँ पे क्या किया जाता है, लिविंग्स क्या कर रहे हैं, एज अ फर्टिलाइजर काम कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स काम कर रहे हैं। तो बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाएगा। तो ये केमिकल फ्री एग्रीकल्चर होता है, कोई केमिकल नहीं है, ये बेस्ड होता है ऑन द बायो फर्टिलाइजर एंड बायो पेस्टिसाइड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बायो फर्टिलाइजर एंड बायोपेस्टिसाइड, बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो ये क्या होती हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के अंदर काम आते हैं। जैसे कि अपन बहुत सारे बैक्टीरियाज का यूज़ करते हैं, अपन ने साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, जहाँ पे वो क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिसकी वजह से क्या मिलेगी, प्लांट को नाइट्रोजन मिलेगी, तो उसको क्या मिलेगा, प्रोडक्शन उसका इंक्रीज होगा, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे है ऑर्गेनिज्म काम आ रहे हैं, लिविंग्स काम आ रहे हैं, ताकि वो प्रोडक्शन को बढ़ा सके क्रॉप्स की। फिर एक होता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। अब हम करने जा रहे हैं, जब हमारा जीन है उसके अंदर हम चेंजेस करने वाले हैं, मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो ये तो बहुत अच्छा तरीका है। एक तो कहीं पे पॉल्यूशन नहीं हो रहा है ना, उसके अलावा आपकी सोइल भी फर्टाइल की बनी हुई है, आपका प्लांट भी अच्छे से ग्रो कर रहा है, प्रोडक्शन भी हाई दे रहा है और क्वालिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम प्लांट की जीन के अंदर कुछ डिज़ायर्ड जीन डालेंगे, यानी कि रिकॉम्बिनेशन यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। और यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाएंगे। यहाँ पर क्या बनाई जाती है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाई जाती है, ठीक है। फॉर दिस द डिजायर जीन इज ट्रांसफर्ड टू द प्लांट। एक डिजायर जीन को प्लांट के अंदर भेजा जाता है। नाउ दिस प्लांट आर नोन एज अ जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब ऐसे प्लांट को क्या कहेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहेंगे, यानी कि GM प्लांट कहेंगे।
या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट कहेंगे या फिर टेलर मेड प्लांट कहेंगे, ठीक है। तो ये बातें हो गई हमारी किसके लिए कि एग्रीकल्चर में कैसे हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए, और वहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर टिश्यू कल्चर, एक टॉपिक दिया गया है, ठीक है। इस टिश्यू कल्चर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, हाई लेवल के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, हाई लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं थ्रू द कल्चर। कल्चर में क्या किया जाता है, कोई भी मतलब प्लांट का कोई सा भी पार्ट ले लो, उसको अपन एक्सप्लांट कहेंगे, फिर उसको एक मीडिया के अंदर रखा जाता है। उस मीडिया के अंदर उसको विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सब कुछ दिया जाता है जिस कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है ना। तो उस एक्सप्लांट को उस मीडिया के अंदर रखा जाता है, फिर वो वहाँ पर ग्रो करता है, और एक पार्ट किस तरीके से पूरा प्लांट बना देता है, वही होता है कल्चर करना। ये लेबोरेटरी पे किया जाता है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट मेथड है क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, जहाँ पे ऑल अदर कन्वेंशनल मेथड ऑफ ब्रीडिंग फेल हो जाती हैं, फिर वहाँ पर अपन सेल कल्चर को करते हैं या टिश्यू कल्चर करते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ द टेक्निक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट सेल टिश्यू इन स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडिया। स्टेरलाइज्ड कल्चर मीडिया क्या होता है, जहाँ पे कोई वायरस या बैक्टीरिया, कोई पैथोजन या फंगाई वगैरह एंटर ना कर पाए, है ना। तो ग्रोथ को हार्म नहीं होना चाहिए, एकदम स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए, और मीडिया के अंदर क्या करवाएंगे, प्लांट को ग्रो करवाएंगे कल्चर मीडिया के अंदर। अब देखते हैं, सबसे पहले अपन देखते हैं कि हमें कल्चर कराने के लिए, टिश्यू कल्चर कराने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है। पहला होता है एक्सप्लांट। हमें क्या चाहिए होता है, एक्सप्लांट, कि एनी पार्ट ऑफ प्लांट टेकन आउट एंड ग्रोन इन अ टेस्ट ट्यूब अंडर स्टेराइल कंडीशन इन ए स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडिया। यहाँ पर जैसे कि आपका ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, ये इसकी रूट हो गई, तो या तो आप रूट टिप ले लो, ठीक है, शूट है, शूट की टिप ले सकते हैं, या फिर एम्ब्रियो ले सकते हैं, सीड ले सकते हैं, एंथर ले सकते हैं, ओव्यूल ले सकते हैं। तो प्लांट का कोई सा भी पार्ट जिसको आप यूज़ कर रहे हो उसको कहेंगे हम एक्सप्लांट, जैसे कि रूट की टिप, शूट की टिप, एंथर हो गया, एम्ब्रियो, ओव्यूल, शूट, बड एटसेट्रा। जब हम इनको यूज़ करेंगे तो ये कहलाएंगे बेटा एक्सप्लांट, ठीक है। एक प्लांट था, सोचो हमने उस प्लांट से उसकी शूट टिप कट कर दी और उसको ले लिया। अब क्या करेंगे, उसको रखेंगे हम कल्चर मीडिया के अंदर। कल्चर जहाँ पे हमें इसको ग्रो करवाना है, तो ऐसा मीडिया जहाँ पर अपन किसी चीज़ को कल्चर करवा रहे हैं, नंबर बढ़वा रहे हैं, तो उसे अपन कहते हैं कल्चर मीडिया। So medium which provides nutrient to explant and require for its growth and development। तो मीडिया क्या होता है, मीडिया के अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं ताकि जो हमने एक्सप्लांट रखा है वो ग्रोथ कर पाए। प्लांट अपने अंदर है तो वो ग्रोथ कर रहा है, बट आप जब उसको बाहर निकाल रहे हो, क्या वो नॉर्मल कंडीशन में बाहर ऐसे ही ग्रो कर जाएगा? नहीं। तो उसको क्या मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करने के लिए उसको जो भी चीज़ें चाहिए होती है उसको अपन रख देते हैं मीडिया के अंदर, ठीक है। इट मस्ट प्रोवाइड अ कार्बन सोर्स, जैसे कि अपना सुक्रोज। ये याद रखो कि अपन कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में क्या देते हैं, उसको सुक्रोज देते हैं। एंड ऑल्सो इनऑर्गेनिक सॉल्ट हो गए, विटामिन, अमाइनो एसिड एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स, जैसे कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ये ग्रोथ रेगुलेटर बेटा अपन बहुत डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये आपके फाइटो हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं, अब इसको ऐसे लिखते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। इसको अपन बोलेंगे कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ये कुछ हार्मोन्स होते हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जैसे कि ऑक्सिन है, ऑक्सिन जो होगा वो रूट की ग्रोथ बढ़वाएगा, वहीं पे साइटोकाइनिन है जो शूट की ग्रोथ करवाएगा। तो यहाँ पे ये हार्मोन्स जो होंगे या फाइटो हार्मोन्स जो हैं या ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं, इस तरीके से क्या करेंगे, मीडिया के अंदर रखेंगे ताकि हमारा एक्सप्लांट क्या कर सके, ग्रोथ कर सके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ कल्चर की बात करते हैं कि टिश्यू कल्चर अलग अलग टाइप के होते हैं। पहला हो जाता है यहाँ पर कैलस कल्चर, फिर मेरिस्टेम कल्चर, एंथर कल्चर एंड प्रोटोप्लास्ट। कैलस क्या होता है अभी अपन देखेंगे, ये ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप है, ठीक है। मेरिस्टेम तो आपको पता ही है कि ये क्या करती है, कंटिन्यूसली डिवाइड करती है,
ये कंटिन्यूसली क्या करती है, डिवाइड करती है। ओके, फिर आ जाता है एंथर। आपको पता ही है एंथर क्या होता है। प्रोटोप्लास्ट भी पता होगा कि प्रोटोप्लास्ट क्या है कि जब अपन सेल वॉल को हटा देते हैं तो सेल वॉल लेस सेल को अपन प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। ठीक है, तो अपन इनके थ्रू क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कल्चर करने वाले हैं। देखिए, अपन पहले बात करेंगे कैलस कल्चर के बारे में। कैलस कल्चर क्या होता है, कैलस का मतलब क्या है, कैलस का मतलब है अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। ठीक है, तो मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स को अपन क्या कहते हैं, कैलस कहते हैं। कैलस इज फॉर्म्ड ऑन अ सॉलिड मीडिया विथ अगार। यहाँ पे क्या लिया जाता है, एक मीडिया लिया जाता है जहाँ पर अगार रखते हैं। अगार कहाँ से लेते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ, अगार कौन सी एल्गाई से मिलता है, किसी को पता है कि अगार जो एल्गी है वो कौन सी जो एल्गी है उससे लेते हैं, या किस एल्गी से हमें मिलता है अगार। तो रेड एल्गी होती है, रेड एल्गी पड़ी होगी, रेड एल्गी पड़ी होगी, जेलिडियम। तो ये अपने को क्या करा था, अपने को अगार दे रहा था, है ना। तो ये अगार मीडियम के अंदर अपन क्या रखते हैं, कैलस को रखते हैं, कैलस को रखते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या रखेंगे, कैलस को रखेंगे, इसको ग्रो करवाएंगे। इट इज़ फॉर्म्ड बाय माइटोटिक डिवीजन। ये माइटोटिक डिवीजन से बनती है अनडिफरेंशिएटेड कैलस। कैलस का कह रहे हैं कि कैलस जो होती है माइटोटिक डिवीजन से बनेगी, बिकॉज ये कैसी है, अनडिफरेंशिएटेड है। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो अगार होता है मीडियम, इसमें बोथ टाइप ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिसमें दोनों तरह के ग्रोथ रेगुलेटर्स है। कौन से, ऑक्सिन है और दूसरा साइटोकाइनिन है। कौन है, ऑक्सिन है एंड साइटोकाइनिन है। तो दोनों तरीके ग्रोथ रेगुलेटर जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं, जिस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स है, डिफरेंट हार्मोन्स है जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी क्या है, ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, जिनमें से अभी अपन दो को देख रहे हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। इसके अलावा और भी देखेंगे अपन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन एंड जिब्रेलिन, ये भी होते हैं जिन्हें अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और वहीं से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो पहले ये बात करते हैं कि जब आप ये कैलस कल्चर कर रहे हो, जहाँ पे आपने अगार को लिया है एज अ मीडिया, और वहाँ पे आप क्या ऐड कर रहे हो, अपने कैलस को। कैलस इज अ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ग्रुप जो कि माइटोटिक डिवीजन से बना हुआ है। अब उसको जब अपन ने मीडिया में रखा, उस मीडिया में हमने ग्रोथ रेगुलेटर भी डाले हुए हैं, जैसे कि ऑक्सिन एंड द साइटोकाइनिन। ओके, ऑक्सिन को कहेंगे 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनोएक्सो एसिटिक। ठीक है, डाइक्लोरोफिनोऑक्सी एसिड एंड साइटोकाइनिन जैसे कि BAP, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन। क्या, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन। ये क्या अपन यहाँ पर ग्रोथ रेगुलेटर्स को यूज़ करते हैं इन द मीडिया, ताकि हमारा जो भी अपन ने एक्सप्लांट लिया है या जो भी सेल्स ली है वो ग्रो कर जाएं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑक्सिन है जैसे कि 2,4-D, साइटोकाइनिन जैसे कि BAP। अब जो ऑक्सिन है वो क्या करता है, रूट्स को रीजनरेट करवाने का काम करता है। जैसे कि आपका अगर कल्चर मीडिया है ना, तो उस कल्चर में जो सेल्स हैं, तो सेल्स में से क्या करवाएगा ऑक्सिन कि वो रूट बनाना स्टार्ट कर दें, है ना, रूट बनाना स्टार्ट कर दें। वहीं पे जो साइटोकाइनिन होगा वो क्या करेगा कि शूट बनाए। अब वो क्या बनाए, शूट बनाना स्टार्ट कर दें। तो इस तरीके से ये दोनों ग्रोथ रेगुलेटर काम आएंगे। ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन रूट को रीजनरेट करवाएगा, किसको, रूट को। और वहीं पे साइटोकाइनिन क्या करवाएगा, यहाँ पर शूट को रीजनरेट करवाएगा। Callus culture is the first kept on media containing higher cytokinin which initiate shoot। अगर अपन ने कैलस कल्चर को साइटोकाइनिन रिच मीडिया के अंदर रखा है तो वो शूट को ग्रो करवाएगा। ठीक है, शूट का फॉर्मेशन करेगा फ्रॉम द कैलस। ठीक है, अगर यानी कि अपन ने एक ऐसा मीडिया है जिस मीडिया के अंदर हमने क्या रखा है, साइटोकाइनिन रखा है, ये साइटोकाइनिन रिच है, ये साइटोकाइनिन रिच मीडिया है। तो इस साइटोकाइनिन रिच मीडिया में अगर यहाँ पे हमारा कैलस होगा, क्या होगा यहाँ पे, कैलस। ठीक है, ये कैलस है, तो ये कैलस क्या करेगा बेटा, आगे जाकर शूट डेवलप करेगा, ये शूट का फॉर्मेशन करेगा।
ठीक है। उसके साथ वहीं पर अगर हमारा मीडिया, क्या है हमारे मीडिया के पास यहाँ पे, ऑक्सीन, तो ये रहा हमारा कैलस। अगर इस कैलस को हाई क्वांटिटी में क्या मिल रहा है, ऑक्सीन मिल रहा है, तो ये ऑक्सीन इस कैलस से क्या बनवाएगा, यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन करवाएगा। क्या करवाएगा बेटा, यहाँ पे रूट का फॉर्मेशन करवाएगा। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर कैलस कल्चर को अपन सबसे पहले हाईएस्ट साइटोकाइनिन मीडिया के अंदर रखते हैं तो वो इनिशिएट कर देगा रूट फॉर्मेशन को। लेकिन अगर अपन क्या करते हैं, दूसरे मीडिया जहाँ पर हाई ऑक्सीजन है वहाँ रखते हैं तो वो इंड्यूस कर देता है रूट फॉर्मेशन को। तो इस तरीके से क्या किया जा रहा है, यहाँ पर कल्चर किया जा रहा है इन दी कैलस कल्चर। अब बात आ जाता है हमारा मेरिस्टेम कल्चर के बारे में। मेरिस्टेम क्या होता है, मेरिस्टेम कंटिन्यूसली डिवाइड करने वाली सेल्स होती हैं जो आपको शूट की टिप पे और कहाँ पे मिल जाती हैं, रूट की एक्सिस या फिर टिप पे मिल जाती है, जहाँ पे वो फटाफट डिवाइड कर रही होती है, कंटिन्यूसली डिवाइड कर रही होती है। तो ये हो जाती है मेरिस्टेम। व्हेन मेरिस्टेम सेल इज़ यूज्ड एन एक्सप्लांट, अपन ने क्या किया भैया, ये अपना था, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया, इसका शूट वाला, ये वाला ऊपर वाला एपेक्स पार्ट था ना, मैंने उसको ले लिया। इसको अपन अब क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्सप्लांट बोल देंगे। तो अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्सप्लांट के फॉर्म में मेरिस्टेम सेल्स को यूज़ में ले रहे हैं। दिस कल्चर इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक कल्चर। मेरिस्टेमेटिक कल्चर मतलब कि जब अपन मेरिस्टेमेटिक सेल्स को यूज़ करेंगे एज एन एक्सप्लांट तो उसको अपन क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक कल्चर कहेंगे। मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्लियर होना चाहिए कि ये बहुत कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जो हमें जनरली शूट टिप एंड रूट टिप पे देखने के लिए मिलती है। बोथ एपिकल एंड एक्सिलरी मेरिस्टेम कैन बी यूज्ड इन एक्सप्लांट। कोई भी एपिकल या फिर एक्सिलरी को अपन यूज़ कर सकते हैं। द मेरिस्टेम सेल इज़ फ्री फ्रॉम वायरस इवन इफ़ द प्लांट इज़ इन्फेक्टेड विद वायरस। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर पूरा प्लांट आपका इन्फेक्टेड है वायरस से, लेकिन फिर भी आपकी जो मेरिस्टेम वाला पार्ट होगा ना वो वायरस फ्री होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि ये सेल इतनी जल्दी डिवाइड कर रही होती हैं कि वायरस का जीन आके कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता सेल्स का, उसको इतना टाइम ही नहीं मिलता। वायरस जब अपना डीएनए, जो भी अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र कर रहा है, उसको रेप्लिकेट होने का, उसको ट्रांसक्राइब होने का इतना टाइम नहीं मिलता। उसको टाइम ही नहीं मिलता कि वो क्या कर सके, मेरिस्टेम सेल के डीएनए से जाकर इंटीग्रेट हो सके। बिकॉज हमारी मेरिस्टेम क्या कर रही होती है, फट डिवीजन कर रही होती हैं। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर पूरा प्लांट इन्फेक्टेड है, ये पूरा प्लांट वायरस इन्फेक्टेड है, लेकिन अभी भी जब हम एक्सप्लांट निकालेंगे जो कि मेरिस्टेम है, इसमें वायरस नहीं होगा, ये वायरस इन्फेक्टेड वाला पार्ट नहीं होगा। तो ये मेरिस्टेम सेल है, ये वायरस फ्री है। इसको अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पर मीडिया के अंदर डाल रहे हैं और इसको यहाँ पे ग्रो करवा रहे हैं। तो इसे अपन कहते हैं मेरिस्टेम कल्चर। अब आ जाते हैं यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट कल्चर पे। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, देखो ये रही एक सेल, ठीक है, ये सेल की मेम्ब्रेन है और इसके बाहर की तरफ क्या है, सेल वॉल है ना। ये अंदर की तरफ अपना न्यूक्लियस है, ये दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं, यहाँ पे ऐसे साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे इस तरीके से क्या है, अपनी सेल है। अब इस सेल में से क्या करना है, इस सेल वॉल को हटा देना है। किसको हटा देना है, सेल वॉल को हटा देना है। तो अपन इसे क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट। क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, ठीक है। देखो, व्हेन प्रोटोप्लास्ट इज यूज्ड एन एक्सप्लांट, ऐसे कल्चर को अपन क्या कहेंगे, एक प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहेंगे कि जब हम अपने कल्चर के अंदर, अपने मीडिया के अंदर एक्सप्लांट की फॉर्म में प्रोटोप्लास्ट को यूज़ करेंगे, उसको ग्रो करवाएंगे कल्चर में, तो इस तरीके के कल्चर को प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहेंगे। क्या ये चीज़ क्लियर हो गई? ठीक है,
प्रोटोप्लास्ट क्या होता है कि प्लांट के सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, कि प्लांट के सेल है जिसके पास सेल वॉल नहीं है, उससे ही क्या कहेंगे, प्रोटोप्लास्ट कहेंगे। जैसे कि अभी हमारे पास ये एक प्लांट की सेल है, ये क्या है, यहाँ पर प्लांट की सेल है। ओके, अब यहाँ पे बाहर की तरफ है सेल वॉल, अंदर की तरफ है सेल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर रिमूव कर दी जाएगी सेल वॉल को बाय द सेल्यूलेज एंड द पैक्टिनेज के एंजाइम्स के थ्रू सेल वॉल को हटा दिया। अब बन गया हमारा प्रोटोप्लास्ट। अब क्या बन चुका है, प्रोटोप्लास्ट। ऐसा अपन करके पता है क्या कर सकती हैं, अगर आगे हो तो देखो, यहाँ पर अपन हाइब्रिड बना सकते हैं। देखो ये रहा एक प्लांट जिसमें नीचे क्या उग रही हैं, आलू, पटेटो, क्या उग रहे हैं, पटेटो, ठीक है। और एक और प्लांट है जिस पे क्या उग रहे हैं, टोमेटो, है ना, यहाँ पे क्या उग रहे हैं, टोमेटो। अब यहाँ पर क्या किया अपन ने, इन दोनों की सेल्स को प्रोटोप्लास्ट बनाया, है ना। एक प्रोटोप्लास्ट तो किसका है, आलू का, एक प्रोटोप्लास्ट है किसका, टमाटर का। तो अपन ने क्या किया, इन दोनों को फ्यूज़ करवा दिया। क्या करवा दिया, यहाँ पे फ्यूज़ करवा के हाइब्रिड बना दिया। अब ये हाइब्रिड जो है वो हाइब्रिड ऐसा होता है कि उस हाइब्रिड में पटेटो भी ग्रो कर रहा है, टोमेटो भी ग्रो कर रहा है। तो प्रोटोप्लास्ट से क्या हेल्प हो रही है कि हमें हाइब्रिड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, हमें हाइब्रिड मिल रहा है। पहले तो ये देख लो कि यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर जीन ऑफ टोमेटो, साइटोप्लाज्म जीन ऑफ टोमेटो यहाँ पर है। अब देखो यूज़ ऑफ प्रोटोप्लास्ट कल्चर का क्या है, पहला फॉर्मेशन ऑफ सोमेटिक हाइब्रिड, कि सोमेटिक सेल्स का यूज़ करना है और उससे हाइब्रिड बनाने के अंदर अपन प्रोटोप्लास्ट कल्चर को यूज़ करते हैं। अब देखो सोमेटिक हाइब्रिड, अ हाइब्रिड प्रोड्यूसेस बाय फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल्स, कि एक हाइब्रिड बन रहा है बाय द फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल्स ऑफ टू स्पीशीज या टू वेरिएंट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, कि जब दो अलग अलग स्पीशीज वाले सेल्स को लिया जाता है, सोमेटिक सेल्स को लिया जाता है, उनके प्रोटोप्लास्ट को लिया जाता है, फिर उन्हें फ्यूज करवा के क्या बना दिया जाता है, एक हाइब्रिड, सोमेटिक हाइब्रिड बना दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। देखो जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पर एक प्रोटोप्लास्ट है, यहाँ पे दूसरा प्रोटोप्लास्ट है, ये अलग स्पीशीज़ का है, ये अलग स्पीशीज़ का है। यहाँ हमने मान लो कि यहाँ पे हमने क्या ले लिया, पटेटो का प्रोटोप्लास्ट ले लिया, है ना। अब लेने के बाद क्या कर रहे हैं अपन, इसको, ये रहा इसका सेल मेम्ब्रेन, ये दूसरा वाला टोमेटो का हो गया इसकी सेल मेम्ब्रेन, उसका प्रोटोप्लास्ट, इसका प्रोटोप्लास्ट, दोनों को फ्यूज़ करा दिया। क्या करा दिया, दोनों को फ्यूज़ करा दिया। तो दोनों को फ्यूज़ कराने की वजह से हमें एक सोमेटिक हाइब्रिड मिला है। क्या मिल गया, सोमेटिक हाइब्रिड। तो अपन ने प्रोटोप्लास्ट का क्या यूज़ करवाया है, हाइब्रिड बनाने के अंदर अपन ने यहाँ पे यूज़ कराया है। तो देखो इस तरीके के प्लांट अपने को मिल जाते हैं जहाँ नीचे की तरफ तो आपके आलू बन रहे हैं और ऊपर की तरफ टमाटर ग्रो हो रहे हैं। तो सोमेटिक हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है, बना दिया, सेल का हाइब्रिड बना दिया। अब इसको डाल दो कल्चर मीडिया पे, जहाँ पे इसको सारी अच्छी अच्छी कंडीशन मिल जाएगी, इसको ग्रोथ हार्मोन भी मिल जाएंगे, इसको इसका खाना भी मिल जाएगा, सुक्रोज वगैरह एक्सेट्रा, विटामिन मिनरल सब कुछ दिए जाएंगे, ताकि ये क्या कर जाए बेटा, ग्रो कर जाए, और फिर अपन इसको सॉइल के अंदर डाल देंगे, पूरा प्लांट बन जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट कल्चर को यूज़ किया जा रहा है, इसको सोमेटिक हाइब्रिड अपन बोल देंगे, है ना। ये वाला पॉइंट क्लियर है एवरीबॉडी। अब यहाँ पर अपन देखने जा रहे हैं एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर यूज़ ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। पहला यूज़ देखने जा रहे हैं टू एनहांस न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, कि हमने जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाई है थ्रू दी बायोटेक्नोलॉजी, अब उसका जो एप्लीकेशन है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर। पहला हो रहा है टू एनहांस न्यूट्रिशनल क्वालिटी इन द फूड,
कि हम क्या कर रहे हैं कि क्वालिटी फूड की, इसके न्यूट्रिशन है कि नहीं है, ये एनहांस करने के लिए अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ट्रांसजेनिक प्लांट का यूज़ कर रहे हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का हम कैसे यूज़ करते हैं वो देखने वाले हैं। जैसे कि आपका हो गया गोल्डन राइस, एग्जाम्पल है भैया, सोने के चावल नहीं है ये, गोल्डन राइस नाम है ना, नॉर्मल राइस ही है, बट ये क्या होते हैं, विटामिन ए एनरिच होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको अपन ने गोल्डन राइस कहा है। अब यहाँ पे किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है चलो देखते हैं। यहाँ पे एक प्लांट है डैफोडिल, कौन सा प्लांट है, डैफोडिल। डैफोडिल एक प्लांट है, हमने इस प्लांट की सेल से क्या करा, यहाँ पर इसका डीएनए निकाला, ठीक है। अब इस डीएनए के पास एक स्पेसिफिक जीन है, क्या है, एक स्पेसिफिक जीन है ना, स्पेसिफिक जीन है, कौन सी जीन है, जो बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनाती है, क्या बनाती है, बीटा कैरोटीन बनाती है। चलो इसको अगले पेज पे अपन देखते हैं, बहुत क्लियर तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन हो रहा है। तो ये रहा अपना डैफोडिल, प्लांट है डैफोडिल, ठीक है, डैफोडिल प्लांट है। अब इस प्लांट की क्या है, सेल है, इस सेल से अपन क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डीएनए को आइसोलेट कर लेते हैं। ये अपन ने इसका क्या निकाल लिया, डीएनए निकाल लिया, ठीक है, ये रहा डीएनए। इस डीएनए के पास एक स्पेसिफिक जीन होती है, क्या होती है, ये स्पेसिफिक जीन होती है जो कि बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनाती है थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब अपन यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या करेगी, ये बीटा कैरोटीन की जीन है, बीटा कैरोटीन जीन जो होती है, बीटा कैरोटीन जो होता है ना, विटामिन ए का प्रिकर्सर है। तो ये जीन किसके पास है, डैफोडिल प्लांट के पास है। अब देखो यहाँ पर आगे क्या होता है, ये आगे जाकर क्या करेगी, बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनाएगी, बीटा कैरोटीन प्रोटीन बनाती है। लेकिन अब क्या किया जाएगा, क्योंकि हमें इसको प्लांट में डालना है, दिस इज अवर डिजायर जीन, ये हमारी फॉरेन जीन है जिसका हमें यूज़ करना है। हमें विटामिन ए का नंबर बढ़ाना है हमारे चावल की क्रॉप्स के अंदर। तो चावल की क्रॉप या जो राइस की क्रॉप है वो तो अपना हो गया होस्ट सेल, वो तो अपना होस्ट प्लांट है। होस्ट प्लांट कौन है, नॉर्मल राइस का प्लांट है ना, ठीक है। यहाँ पे इसकी सेल्स के अंदर अपने को क्या करना है, इसको भेजना है। कैसे भेजेंगे, वेक्टर का यूज़ करेंगे। कौन सा वेक्टर है, बिकॉज यहाँ पे बेटा अपन क्या ले रहे हैं, प्लांट में ट्रांसफ़र करना है। तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस, यहाँ पे क्या होगा, अपना बैक्टीरिया यूज़ में लिया जाएगा। और इसका जो प्लाज्मिड है बेटा, उसका नाम क्या है, टीआई प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड। अपन क्या करने चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बेचारा जो नॉर्मल राइस का प्लांट है, हम चाहते हैं कि इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा बने, ये विटामिन ए रिच हो। तो हमने देखा कि भैया एक प्लांट है डैफोडिल, उसके पास बीटा कैरोटीन की जीन है, और ये बीटा कैरोटीन जो होता है वो विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है, यानी कि विटामिन ए बी जो मतलब कैरोटीन बी जो है वो विटामिन ए को बना रहा है ना। तो अपन बीटा कैरोटीन को क्यों ना हम राइस के प्लांट में डालें। अब क्योंकि अपन प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, यानी कि हमें एग्रोबैक्टीरियम यहाँ पे वेक्टर का यूज़ करना पड़ेगा, मतलब एग्रोबैक्टीरियम का यूज़ करेंगे जिसके पास क्या होगा, यहाँ पे टीआई प्लाज्मिड होगा। उस टीआई प्लाज्मिड को लेंगे। अब बेटा ये तो सबको पता है कि टीआई प्लाज्मिड में टीडीएनए होगा, उस टीडीएनए को कट करेंगे विद द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, कट कर दिया और हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ये फ्रेगमेंट तो हट गया और इस तरीके से हमारा वेक्टर कट हो गया। अब इस वेक्टर के अंदर क्या करेंगे, हम हमारे डिज़ायर पार्ट को लेंगे। यहाँ से अपन रेस्ट्रिक्शन से इसको भी तो काटेंगे, तो अपन को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे रेड वाला,
तो इसको अपन क्या करेंगे, अब लाइगेट करवाएंगे किसके साथ, वेक्टर के साथ। एंजाइम कौन सा काम में आएगा बेटा, यहाँ पे लाइगेस। कौन काम में आता है, लाइगेस। लाइगेस क्या है, ग्लू है, जो वेक्टर और हमारे डिज़ायर जीन को क्या करवाएगी, इंसर्ट करवाएगी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, वेक्टर होगा। इस वेक्टर के पास क्या जुड़ जाएगी, अपनी डिज़ायर जीन जुड़ जाएगी। तो ये हमारा रिकॉम्बिनेंट बन गया, ये रिकॉम्बिनेंट बन गया। इस रिकॉम्बिनेंट के पास क्या है, मेरी बीटा कैरोटीन वाली जीन है। अब इसका क्या करवाया जाएगा, इसका ट्रांसफ़र करवाया जाएगा किसके अंदर, प्लांट की सेल के अंदर। कहाँ पे बेटा, प्लांट की सेल के अंदर अपन इसको क्या करेंगे, भेजेंगे। तो ये इस तरीके से आ गया, ये आ गया। अब यहाँ पर बीटा कैरोटीन क्या करेगी ना, यहाँ पर होगा ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, जिसके वजह से क्या बनेगा, यहाँ पे बीटा कैरोटीन की प्रोटीन बनेगी, जो आगे क्या बनाएगा, विटामिन ए बनाएगा। तो हमारे ऐसे क्रॉप या ऐसी राइस प्लांट को क्या नाम दे दिया, गोल्डन राइस नाम दे दिया। ये हो गई हमारी गोल्डन राइस। तो यही है कि इन गोल्डन राइस सम जीन ऑफ डैफोडिल प्लांट एंड सम जीन ऑफ Erwinia bacteria have been transferred. These genes are responsible for synthesis of beta carotene, जो कि प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का, और इससे क्या कर ली जाती है, पूरी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके क्या किया जा रहा है, यहाँ पर क्रॉप बनाई जा रही है कौन सी, गोल्डन राइस। ठीक है, ये पूरा मेथड था कि किस तरीके से बेटा अपन ने यहाँ पर क्या करा है, गोल्डन राइस का फॉर्मेशन किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये पहला था कि अपन किस तरीके से गोल्डन राइस बनाई जा रही है थ्रू द बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर के अंदर क्या यूज़ है ट्रांसजेनिक प्लांट का। अब आ जाता है यहाँ पर फ्लेवर सेवर टमाटो। ठीक है, अब फ्लेवर सेवर टमाटो क्या होता है, जब आप नॉर्मल टमाटो को देखते हो तो टमाटो क्या होता है, जल्दी ख़राब हो जाते हैं। आपने उसको तोड़ लिया है ना, बढ़िया फ्रेश टमाटर तोड़ लिया, जैसे ही आप उसको स्टोर करते हो तो आप ये देखते हो कि वो जल्दी सड़ जाते हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा पक जाते हैं, पक जाएंगे तो ख़राब हो जाएंगे, पेपर नहीं खाते हैं ना। तो हम चाहते हैं कि जो इसको पका रहा है, जो इसकी राइपनिंग करा रहा है इतनी ज़्यादा, हम उसको हटा दें, हम उसको साइलेंस कर दें। तो अपन यहाँ पे यही करने वाले हैं कि हम ऐसे टमाटर बना रहे हैं, ऐसे टोमेटो बना रहे हैं जो क्या होंगे, लेट राइपनिंग करेंगे, यानी कि लेट पकेंगे, जल्दी नहीं पक जाएंगे, ख़राब नहीं करना हमको, उनको क्या करना है, हम चाहते हैं कि वो लेट राइपनिंग करें। तो दिस ट्रांसजेनिक टोमेटो जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है, हैज़ अ लॉन्गर शेल्फ लाइफ, यानी कि डिलेड राइपनिंग इसके अंदर होती है, ये लेट पकता है ना। इट वॉज डेवलप्ड बाय एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे बेटा RNAi टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये क्या होता है कि ये कुछ ना कुछ प्रोटीन्स बना रही होती है, टमाटर कुछ प्रोटीन बना रही होती है जो उसकी राइपनिंग करवाता है। अगर हम ऐसा करें कि राइपनिंग करने वाले प्रोटीन को ही हम साइलेंस करा दें, उसको चुप करा दें, उसको शांत कर दें या उसको डिलीट कर दें, तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन ये देखेंगे कि भैया अब राइपनिंग धीरे धीरे होगी, अब जल्दी नहीं होगी। तो उसको साइलेंस कर देना, किसको, RNA को, प्रोटीन को साइलेंस कर देना, क्या हो जाता है बेटा, RNAi, यानी कि RNA इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी का यहाँ पर अपन यूज़ करेंगे। सो बाय दिस टेक्निक द सिंथेसिस ऑफ पॉलीगैलेक्टुरोनेज, अब यहाँ पे ये एंजाइम याद रखो, पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम यहाँ पे होता है। ये एंजाइम क्या करवा रहा होता है, यहाँ पर टमाटर के अंदर राइपनिंग जल्दी करवा रहा होता है, उसे जल्दी पका रहा होता है। तो इस टेक्निक से अपन इस एंजाइम को क्या करने वाले हैं, इनहिबिट करने वाले हैं। थ्रू द RNAi टेक्निक हम इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। दिस एंजाइम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट डिजोल्व पैक्टिन, ये पैक्टिन वगैरह डिजोल्व करके फ्रूट को राइपनिंग करवा देता है। ये एंजाइम, ये अच्छा एंजाइम नहीं है, ये हमारे टमाटर को जल्दी सड़ा रहा है। लेकिन अपन RNAi का यूज़ करेंगे, RNA इंटरफेरेंस का यूज़ करेंगे, जो इस प्रोटीन को या इस एंजाइम को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, इंटरफेयर करेंगे, इसके साथ छेड़छाड़ करेंगे और इसको शांत चुपचाप बिठा देंगे। तो ये हो जाता है RNAi। ये प्लांट है बेटा, यहाँ पे कौन होता है, पॉलीगैलेक्टुरोनेज एंजाइम होता है जो इसकी राइपनिंग करवाता है। यहाँ पे अपने को इसको स्टॉप कराना।
तो देखो कैसे है, अपन ने क्या ले लिया, यहाँ पर जो एंजाइम था उसको बनाने वाला डीएनए ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर अपने पढ़ा होगा, एक तो होता है प्रमोटर और एक होता है टर्मिनेटर। प्रमोटर जहाँ से हमारा ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो रहा है, टर्मिनेटर जहाँ पे स्टॉप हो रहा है। देखो क्या होता है, ये होता है डीएनए बेटा, ठीक है। डीएनए जब ट्रांसक्रिप्शन करता है तो डीएनए के पास एक होता है प्रमोटर, कोडिंग और टर्मिनेटर, इस तरीके से होता है। आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से जाता है, कोडिंग को रीड करता है, टर्मिनेटर पे हट जाता है और यहाँ पर आरएनए को बना देता है। यहाँ पे बेसिकली हमें जिस काम है वो है एमआरएनए, जो कि आगे जाकर प्रोटीन बनाता है, उससे भी काम है ना। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, हमने ले लिया जो कि वो एंजाइम बना रहा है पेक्टो वाला, उसको लिया। अब यहाँ पर एक होता है सेंस जिसको रीड, मतलब जो बनेगा, और एंटी सेंस जिसको रीड किया जा रहा है। तो ये उस तरीके से अपन ने डीएनए को ले लिया। अब यहाँ पर इसको ट्रांसफ़र करवाया जा रहा है प्लांट की सेल्स के अंदर, प्लांट के अंदर ट्रांसफ़र करवा रहे हैं हम हमारे डीएनए को। जब ये जाएगा, अब क्योंकि ये किसको रीड करेगा बेटा, यहाँ पे रीड करेगा और आरएनए को बनाएगा, एमआरएनए बना रहा है यहाँ पे। वहीं पर हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिया, शफल कर दिया। जो प्रमोटर यहाँ था उस प्रमोटर को यहाँ पे करके टर्मिनेटर उधर कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, यहाँ पर एंटी सेंस वाला बनाएगा, एंटी सेंस से क्या बनाएगा, आरएनए, ये वाला सेंस से बनाएगा। है तो दोनों सेम, सीक्वेंस एक दूसरे का क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री। बस एक जो है इस वाले स्ट्रैंड से एमआरएनए बना रहा है, एक इस स्ट्रैंड से बना रहा है। जब ये दोनों आरएनए बन जाएंगे तो क्योंकि ये दोनों आरएनए एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो ये यहाँ पर पेयरिंग कर लेंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना लेंगे, जो अब प्रोटीन के सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। तो ये होता है आरएनएआई, यानी कि आरएनए इंटरफेरेंस या फिर साइलेंसिंग। तो अपन ने क्या कर दिया कि ये जो जीन थी या ये जो डीएनए था वो प्रोटीन बना रहा था पेक्टो वाली, ठीक है। पेक्टो क्या नाम था, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेज, ठीक है, ये बना रहा था। तो अपन ने उसको क्या कर दिया, उसको बेसिकली यहाँ पे साइलेंस कर दिया थ्रू द आरएनएआई, जहाँ पर डीएनए था। एक तो हमने इसका सेंस वाला स्ट्रैंड लिया, एक एंटी सेंस वाला लिया। जब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे तो इन्होंने पेयरिंग कर ली, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाया। अब ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए आगे जाकर प्रोटीन नहीं बना सकता, ठीक है। तो आरएनए के थ्रू हमने क्या कर लिया बेटा, हमने टोमेटो को जो जल्दी राइपनिंग कर रहा था उसको साइलेंस कर दिया। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पर टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। कि एबायोटिक स्ट्रेस, एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं उनके थ्रू होने वाला स्ट्रेस, जैसे कि कोल्ड, ड्राफ्ट, सॉल्ट, हीट। अगर प्लांट को नॉर्मल कंडीशन है बट उसको सडनली उसको बहुत ज़्यादा हीट मिलने लगी तो अपन देखते हैं ना, प्लांट मुरझा जाते हैं। ये एकदम टेम्परेचर कोल्ड पे चला जाता है तो भी प्लांट ख़राब हो जाते हैं, फिर वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। या उसे हीट दे दो या सॉल्ट दे दो तो वो नहीं कर पाते। जब स्ट्रेस हो जाता है इन सब चीज़ों का तो अपन को क्या करना है, इनके लिए रेजिस्टेंस बढ़ानी है। हम चाहते हैं कि प्लांट अब हाई टेम्परेचर में भी ग्रो कर पाए, है ना। क्योंकि अपन अभी भी देख रहे हैं कि कुछ अपन देखते थे कि कुछ वेजिटेबल्स जो थी वो केवल सर्दियों में आती थी, कुछ सिर्फ गर्मियों में आती थी। अब हम ये देख रहे हैं कि हर टाइप के वेजिटेबल्स अपने को हर सीज़न में देखने के लिए मिल रही है। तो अपन ने क्या किया है, उन्हें मॉडिफिकेशन किया है, उनमें रेजिस्टेंस बनाया गया है एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, है ना, ठीक है। देखो अब यहाँ पर दूसरा यूज़ है टू प्रोड्यूस बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना। अब क्या करने वाले हैं अपन, बायोफार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करने वाले हैं। देखो क्या होता है, आपने लीच देखी होगी। लीच क्या कर जाती है, ब्लड को सक करती है ना। वो कैटल्स या हमारे भी जब स्किन पे आ जाती है तो ब्लड सक करना स्टार्ट कर देती है। और वो कैसे कर रही होती है, उसके पास होता है हीरोडिन, हीरोडिनेरिया आती है ना, हीरोडिनेरिया कहते हैं अपन लीच को। तो उसके पास होता है हीरोडिन कि जब वो सक कर रही होती है ब्लड को
तो वो हीरोडिन को रिलीज़ करती है, सिक्रीट करती है। ये हीरोडिन क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता, उसमें क्लोटिंग नहीं होने देता, उसमें क्लोटिंग नहीं होने देता, थक्का नहीं बनने देता, है ना। तो हीरोडिन क्या करने का काम कर रहा है, थक्का नहीं बनने देने का काम कर रहा है। तो ये हमारे किस यूज़ में आएगा, ये हमारे यूज़ में आएगा कि जब अपन ब्लड बैंक होता है ना, अपन से क्या करते हैं, ब्लड देते हैं, फिर ब्लड बैंक होता है जहाँ पे इसको स्टोर करते हैं। तो क्यों, ताकि वहाँ पर अपन हीरोडिन यूज़ करें, ताकि जो ब्लड है वो क्या नहीं हो पाए, उसके अंदर क्लोटिंग ना हो पाए, उसमें थक्का नहीं बने, वो एकदम लिक्विड फॉर्म में रहे जैसा कि ब्लड है ना। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, प्रोडक्शन ऑफ हीरोडिन इन सीड्स फॉर ट्रांसजेनिक ब्रासिका नेपस, जबकि आपकी सरसों की क्रॉप होती है उसके अंदर अपन हीरोडिन की डाल रहे हैं। हीरोडिन एक प्रोटीन है जो प्रिवेंट करता है ब्लड क्लोटिंग को। अब यहाँ पे टू प्रोड्यूस्ड वीडीसाइड एंड हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। अब पहले क्या होता था ना कि भैया आपका तो ये रहा मेन प्लांट, अब इन मेन प्लांट के साथ ना वीड्स उग जाती थी, वीड्स। ये वीड्स खरपतवार जिसको अपन कहते हैं, ये काम की नहीं होती, इनको तो हटाना है। हम नहीं चाहते हैं कि ये ग्रो करें, ये सारा न्यूट्रिशन ले जाए, बेचारे जो मेन प्लांट है उनको क्या मिलेगा। तो पहले तो ऐसा होता था कि भैया हाथ से लेबर वगैरह लगाए जाते थे और वीड्स को निकाला जाता था, लेकिन अब इसका कॉस्ट ज़्यादा है, हम नहीं चाहते कि इतना हमें पैसा देना पड़े किसी को कि वो अपने फिर ये काम करे। तो फिर यहाँ पे क्या यूज़ करने लग गए, वीडीसाइड्स का यूज़ करने लग गया। अब ये वीडीसाइड्स जो होते हैं वो वीड्स को तो चलो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो मेन प्लांट है ना उसको भी ख़त्म कर देते हैं, यानी कि ये तो भैया नुकसान हो गया ना। तो अब क्या किया जाता है, रेजिस्टेंट प्लांट बनाए जाते हैं। जो हमारा मेन प्लांट है उसको रेजिस्टेंट बनाया जाता है वीड्स जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं या जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं उनके लिए रेजिस्टेंस बनाया जाता है। यानी कि अगर अपन यहाँ पे अब वीडीसाइड का छिड़काव करेंगे ना तो जो मेन प्लांट है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो चुका है। तो फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट जो था वो टोबैको था। इट कंटेन्स जीन अगेंस्ट ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड। एक ग्लाइफोसेट क्या है, हर्बिसाइड है, ये ग्लाइफोसेट है, ये हर्बिसाइड है ना। ये हर्बिसाइड क्या करता है, जब इसका छिड़काव किया जाता है तो ये मेन प्लांट को भी बख्शता नहीं है, ये वीड्स को तो हटा ही रहा है, हर्बिसाइड्स को तो हटा ही रहा है, लेकिन मेन प्लांट पे भी क्या कर देता है, दिक्कत कर देता है। तो ग्लाइफोसेट किल करता है प्लांट, एक्सपेक्ट ट्रांसजेनिक टोबैको। लेकिन अब अपन ने क्या करा है, ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया अपना, है ना। टोबैको प्लांट जो ट्रांसजेनिक है, यानी कि इसके पास रेजिस्टेंस जीन अपन ने डाल दी, इसको बना दिया ऐसा। तो जब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा हर्बिसाइड है ग्लाइफोसेट, जब इसको छिड़केंगे तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा जो प्लांट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो इस तरीके से अपन ने क्या किया है, यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप बना दी है, जो क्या कर रही हैं, जो वीडीसाइड हर्बिसाइड डालेंगे उसके लिए रेजिस्टेंस बन चुकी है। इससे हमारा जो मैन्युअल लेबर होता है कि भैया किसी को रखें काम करने के लिए, तो वो भी अब कम हो चुका है, सिर्फ छिड़काव कर दो काम हो जाएगा। रेजिस्टेंस तो अपन ने बना ही दी है। ओके, अब यहाँ पर है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। हमने प्लांट के अंदर ऐसे डाल दिए हैं जीन्स जो क्या करती हैं, मिनरल्स को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं। तो यहाँ पे यही है कि इट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टाइल सॉइल। हमने क्या कर दिया, प्लांट को इस तरीके से ट्रांसजेनिक बनाया है कि वो अब मिनरल्स को क्या कर सकता है, फटाफट से एब्जॉर्ब, या ज़्यादा अमाउंट के अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। अब यहाँ पर अपन ने बना दिए हैं पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाई है, यानी कि जो पेस्ट के लिए क्या है, रेजिस्टेंट है। क्या देखते हैं अपन कि भैया हमारी क्रॉप तो लगी हुई है, लेकिन अब बहुत सारे पेस्ट आ जाते हैं जो उस क्रॉप को ख़राब करते हैं, उसको खा जाते हैं, उस पूरी क्रॉप को ख़राब करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब अपन ऐसा क्या करें, अगर पेस्टिसाइड डालेंगे जो कि केमिकल्स अगर डालेंगे तो बेटा वो तो हमारी सोइल की फर्टिलिटी ख़राब करेगा, तो वो तो अच्छा नहीं है, वो तो कंडीशन ख़राब कर रहा है, वो हमारी क्रॉप का जो क्वालिटी है उसको डिक्रीज़ कर रहा है। तो अपन वो तो नहीं करना चाहते। तो अपन क्या कर रहे हैं कि अगर पेस्ट अगर प्लांट को खाने आए तो प्लांट ही उस इंसेक्ट को खा जाए, ऐसा क्यों नहीं करा जाए। चलिए ऐसा कुछ करते हैं। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, जैसे कि एक प्लांट है, ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको खाने आता है एक इंसेक्ट, ठीक है।
अब मैं प्लांट को ही ऐसा बना दूं कि अगर इंसेक्ट इसे खाए तो इंसेक्ट मर जाए। ऐसा कर सकते हैं, यही चीज़ अपन करने वाले हैं और बनाने वाले हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट और निमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ पे अपन क्या करें, डिपेंडेंसी जो केमिकल पे डिपेंडेंसी है कि भैया केमिकल का छिड़काव करेंगे तब जाकर अपना प्लांट बचेगा पेस्टिसाइड से और इंसेक्टिसाइड से। अपन इसको ख़त्म कर रहे हैं, इसको रिड्यूस कर रहे हैं, अब इसका यूज़ नहीं करके हम प्लांट को मॉडिफाइड कर रहे हैं, उनमें ही रेजिस्टेंस जीन डाल रहे हैं। तो इस तरीके से अपन उसको इंसेक्ट और निमेटोड के लिए रेजिस्टेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की। किसकी? इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट की यहाँ पर बात करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, हमें इंसेक्ट के लिए बचाना है। यहाँ पर अपन बीटी प्लांट की बात करेंगे। ठीक है, कॉटन का प्लांट होता है। ठीक है, एक तरफ तो बढ़िया कॉटन्स की क्या होती हैं, बॉल्स होती हैं, है ना, इन कॉटन की बॉल्स हैं। और अपन जब इधर देखेंगे, ये रही भैया इसकी लीफ। ठीक है, ये हो गई कॉटन बॉल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होने वाला है। एक कॉटन का प्लांट था, उसमें देखा कि भैया एक वर्म आता है, एक इंसेक्ट आता है जो इस कॉटन की बॉल के अंदर होल कर देता है। तो जो हमारा कॉटन का प्रोडक्शन है उसके अंदर तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन आ जाएगा। अच्छा नहीं है। तो फिर अब क्या किया जाए, अब कोई सल्यूशन तो ढूंढो, क्या करें। तो हमने क्या देखा कि यहाँ लीव जो थी वहाँ पे एक बैक्टीरियाज का ग्रुप था, है ना। यहाँ पे क्या थे, बैक्टीरिया थे। कौन से? बैसिलस thuringiensis, ये बैक्टीरिया थे। तो इन्होंने देखा कि जब इंसेक्ट आता है और ये इंसेक्ट इन बैक्टीरिया को भी साथ में खा जाता है तो इंसेक्ट मर जाता है। इन्होंने ऐसा देखा, एक साइंटिस्ट थे, वो देख रहे थे कि भैया प्लांट है, प्लांट को ये इंसेक्ट आता है, बेचारे को जो हमारा कॉटन का प्रोडक्शन होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। फिर उन्होंने एक दिन ये भी देखा कि भैया जो लीफ है, अब जब ये बैक्टीरिया यहाँ पर प्रेजेंट है, कुछ बैसिलस वाला बैक्टीरिया प्रेजेंट है, कि जब इंसेक्ट इन बैसिलस को खा रहा है, जब इसके गट के अंदर ये जा रहा है तो इंसेक्ट मर जा रहा है। यानी कि इस बैक्टीरिया के पास कुछ ना कुछ स्पेशल जीन है, जो कुछ ना कुछ स्पेशल प्रोटीन है, जो क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को तो कोई नुकसान नहीं कर रहा, लेकिन जो इंसेक्ट उसको खा रहा है उसको वो नुकसान पहुंचा रहा है, उसको वो मार रहा है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया, अपना एक्सपेरिमेंट चालू कर दिया। इन्होंने क्या सोचा कि चलो अगर मैं इस बैक्टीरिया का जीन इस कॉटन की बॉल में या इस प्लांट के अंदर डाल दूं, तो अगर इंसेक्ट जब इसको खाने आएगा, बेचारा इंसेक्ट तो मर जाएगा। तो इंसेक्ट फिर अभी अपनी क्रॉप को क्या करेंगे, हमने इस इंसेक्ट से बचा लिया। कैसे बचा लिया? बाय द बैक्टीरिया का जीन का यूज़ करके। ओके, सो बीटी प्लांट या फिर जो बीटी की क्रॉप होती है इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट। Some strain of Bacillus thuringiensis produce protein that kill certain insect, जैसे कि लेपिडोप्टेरन्स। बेटा ये आर्थ्रोपोडा है एक, है ना, आर्थ्रोपोडा अपना है फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं क्लास इंसेक्टा को। उस इंसेक्टा के अंदर आने वाले ये कुछ क्या हैं, ऑर्डर्स हैं, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डिप्टेरन्स। अब देखो, लेपिडोप्टेरन्स के अंदर आते हैं टोबैको बट वर्म्स, आर्मी वर्म्स, कॉटन बॉल वर्म्स। ये किस में आ रहे हैं? लेपिडोप्टेरन्स में। फिर आता है कोलियोप्टेरन्स, इनके अंदर आती हैं बीटल्स। क्या आती हैं? बीटल्स एंड मतलब बीटल्स ही आती हैं ओनली, कॉर्न बोरो उसका है। फिर डिप्टेरन्स, डिप्टेर में फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। ठीक है, ये कुछ ऑर्डर्स हैं बेटा इंसेक्ट्स के, ये सब इंसेक्ट हैं अपने, क्या है? इंसेक्ट। लेपिडोप्टेरन्स में कौन आ रहा है? टोबैको बट वर्म्स, आर्मी वर्म्स, कॉटन बॉल वर्म्स, कॉर्नर बोरर। और कोलियोप्टेरन्स के अंदर कौन आ रहे हैं? बीटल्स एंड डिप्टेरन्स के अंदर फ्लाइज एंड मॉस्किटोस। ये इंसेक्ट्स हैं। इनके लिए क्या करना है, हमें प्लांट को रेजिस्टेंट बनाना है। हम प्लांट को इन इंसेक्ट्स से क्या करना चाहते हैं? प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। So Bacillus thuringiensis forms protein crystals during a particular phase of their growth. ये कुछ स्पेशल प्रोटीन बनाते हैं। This crystal contain a toxic insecticide protein या फिर प्रोटॉक्सिन इन द बैक्टीरिया। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे,
यहीं से समझते हैं। देखो ये रहा प्लांट, इस प्लांट को ये खाने आ जाता है बुलवम। एक सेकेंड, कहाँ पे गया, ये रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉटन का प्लांट है ना, इस कॉटन के प्लांट को ये वर्म खाने आ जाता है, तो वो इसको ख़राब कर रहा है। फिर अपन ने यहाँ पर देखा कि एक बैक्टीरिया है बैसिलस वाला, ठीक है, ये रहा बैसिलस बैक्टीरिया है। इस बैसिलस बैक्टीरिया क्या करता है कि स्पेशल इसके पास जीन होती है, उसको अपन कहेंगे क्राइजीन। क्या होती है, क्राइजीन। ये क्राइजीन जो होती है इस बैसिलस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर रहती है, इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, जिसकी वजह से बैसिलस को तो कोई परेशानी नहीं हो रही। लेकिन जैसे ही ये कहाँ पर चली जाती है, इस इंसेक्ट के अंदर चली जाती है, जब ये बैक्टीरिया उस इंसेक्ट के अंदर चला जाता है तो वो उस इंसेक्ट के अंदर ये क्राई प्रोटीन एक्टिव हो जाती है, और जैसे ही एक्टिव होगी वो इसकी गट्स के अंदर होल्स कर देगी और ये इंसेक्ट मर जाएगा। तो अपन क्या करना चाहते हैं, इस क्राइजीन को प्लांट के अंदर डालना चाहते हैं, ताकि इस प्लांट को जब भी वो इंसेक्ट खाने के लिए आए, तो जैसे ही वो एक छोटी सी चीज़ खाए तो बेचारा इंसेक्ट मर जाए और हमारी कॉटन बॉल्स बच जाए। तो ये करना चाहते हैं। तो ये रहा अपना बैसिलस thuringiensis, इसका पूरा डीएनए है, यहाँ से अपने पास ये क्राइजीन मिली। इस क्राइजीन को निकालना चाहते हैं, ये क्राइजीन आरएनए बनाएगा थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन। इसने ये आरएनए बना लिया। अब यहाँ पर इस क्राइजीन को ट्रांसफ़र करेंगे इन द प्लांट। अब प्लांट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस यहाँ पर प्लाज्मिड की तरह काम करेगा और इस जीन को प्लांट के अंदर भेजेगा। अभी तक ये जो टॉक्सिन है वो प्लांट में भी इनएक्टिव रहेगा, लेकिन जैसे ही इसको ये बोलवर्म, जब बोलवर्म इसको खाने के लिए आएगा तो ये टॉक्सिन उसके अंदर जाएगा और टॉक्सिन तब जाकर एक्टिव होगा। अभी तक प्लांट में जो बैक्टीरिया है वहाँ पर वो टॉक्सिन यानी कि जो क्रायो प्रोटीन है वो इनएक्टिव है, लेकिन जैसे ही वो इस गट के अंदर जाती है, बिकॉज उसको वहाँ पर पीएच मिलती है, एल्कलाइन पीएच मिलती है ना, इसीलिए वो वहाँ पे जाकर एक्टिव होता है। अभी अपन देखेंगे कि कैसे। ये रहा अपना बोलवर्म। ये बोलवर्म के अंदर जैसे ही अभी इनएक्टिव टॉक्सिन जाती है, क्रिस्टलाइज प्रोटीन जाती है, फिर धीरे धीरे इसको क्या मिलती है, इसकी गट के अंदर एल्कलाइन पीएच मिल जाती है। इस इनएक्टिव टॉक्सिन यानी कि जो क्राई प्रोटीन थी, इसको एल्कलाइन पीएच मिलती है। जैसे ही एल्कलाइन पीएच रहती है, ये क्रिस्टलाइन, ये इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है वो एक्टिव टॉक्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे ही ये एक्टिव हो गया, अब ये क्या कर देगा, इसकी गट के अंदर होल्स क्रिएट कर देगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगी, यहाँ पर इंसेक्ट डेड हो जाएगा। तो ये रहा कि मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप। स्पेसिफिक के लिए अलग अलग आप स्पीशीज यूज़ करते हैं। तो चॉइस ऑफ जीन डिपेंड करती है कि क्रॉप कौन सा है, टारगेट पेस्ट क्या है उसका। द प्रोटीन्स एनकोड बाय द जीन, जैसे कि अपन याद रखो कि अगर अपने को बोलवर्म का कंट्रोल करना है तो अपन कौन सी जीन यूज़ करेंगे, क्राई फर्स्ट AC, क्राई सेकंड AB। लेकिन अगर कॉर्न बोरर के लिए करना है तो फिर आ जाता है क्राई फर्स्ट AB। देखो एक ही है, कॉर्न बोरर है ना, कॉर्न बोरर, और अपने पास यहाँ पर क्या है, A B C, ये दोनों चीज़ें। एक तो ग्रुप बना दो AB, एक बना दो AC। तो अपन AB को लेंगे तो AB आ गया, ठीक है। अब उसके बाद C आना चाहिए था, तो अपन याद रख सकते हैं कि AB का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कॉर्नर, कॉर्न बोरर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। अदर एग्जाम्पल है BT प्लांट के BT कॉटन, BT कॉर्न, BT सोयाबीन एंड BT ब्रिंजल। तो अलग अलग प्लांट के लिए क्या करते हैं, अलग अलग फिर इंसेक्ट्स होते हैं, उनके लिए अलग अलग रेजिस्टेंस जनरेट की जाती है फॉर द इंसेक्ट्स के लिए, है ना। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पर क्या है, इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस बनाई है प्लांट्स के अंदर, ताकि अपन क्रॉप्स को सेव कर सके और अपन जो केमिकल्स यूज़ करते थे उसको हटा दें। इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया है, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके इंसेक्ट के लिए रेजिस्टेंस कर दिया प्लांट को, और केमिकल जो कि हार्मफुल थे उनको हटा दिया। आगे अपन निमेटोड्स के बारे में पढ़ेंगे कि निमेटोड्स के लिए कैसे रेजिस्टेंस बनाया गया।
आई होप यहाँ तक तो आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन है। आगे के एप्लीकेशन बेटा अपन कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके।